नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हो रही है परीक्षा। वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा होगी जल्द। मॉनसूनी सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की होगी समीक्षा। इसरो ने फिर किया कमाल। आरएलवी पुष्पक की तीसरी सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी बधाई। अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में दी करारी मात। वहीं सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया कब्जा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज। पहले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति, संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में से 720 अंक हासिल हुए, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक हासिल हुए। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसके अनुशंसा के आधार पर 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए और उनके लिए 23 जून को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्दी ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसलिए रविवार को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा की प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। तो 1563 छात्रों के लिए आज जो नीट यूजी का री एग्ज़ाम हो रहा है उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से शुचिता और पारदर्शिता के साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ प्रिपरेशन है, बताइए। जी शहला, देखिए जो विवाद था वो ग्रेस मार्क्स, जो नीट यूजी परीक्षा में पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी वो ग्रेस मार्क्स से पहले हुई थी। बाद में पेपर लीक वगैरह और नकल और अन्य धांधली की जो बात है वो तो बाद में आई, पहले ग्रेस मार्क्स का ही मुद्दा आया था। तो ग्रेस मार्क्स को कैंसिल करके जो 1563 बच्चों के लिए पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और ये 1563 बच्चे जो हैं वो 5 राज्यों से हैं। छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, मेघालय और गुजरात है। 5 राज्यों से ये 1563 बच्चे आते हैं। तो ये बच्चे 6 केंद्रों पर शामिल हुए थे जो पहली बार जो परीक्षा हुई थी 5 मई के। तो और ये जो आज जो जिन 7 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है इसमें 6 केंद्र बदल दिए गए हैं, यानी जो पिछली बार जो परीक्षा केंद्र थे वो बदल दिए गए हैं और नए केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। 6 नए केंद्र है, केवल एक ही केंद्र चंडीगढ़ का है जिसको कि रिटेन किया गया है, यानी पिछली बार भी इस केंद्र पर परीक्षा हुई थी। बाकी 6 नए केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। तो ये सुरक्षा के प्रोटोकॉल के हिसाब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तय किया है कि जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा की पारदर्शी तरीके से परीक्षा संचालित की जा सके, स्मूथली कंडक्ट किया जा सके और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र बदले गए हैं और तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका पूरा पालन किया जाएगा और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, चाहे शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तो खैर मौजूद रहेंगे ही। जो सीसीटीवी के जरिए जो एनटीए का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसकी लगातार निगरानी की जाएगी पूरी परीक्षा प्रक्रिया की। और परीक्षा केंद्र पर आपको मालूम है कि छात्रों को मोबाइल ले जाने की परमिशन होती नहीं है और वैसे भी जैमर्स लगाए जाते हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर और 5G जैमर्स होते हैं जो कि जिस वजह से किसी प्रकार की नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। तो और परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी बच्चे जो हैं वो पूरी सुरक्षा जांच से गुजरते हैं। उनकी जो है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है और प्रवेश करने के बाद उससे पहले जो हॉल में प्रवेश करने से पहले उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ली जाती है और जब भी वो ब्रेक के दौरान, अगर टॉयलेट ब्रेक के दौरान भी बाहर जाएंगे और उसके बाद भी जब वो अंदर जाएंगे तब भी उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। तो किसी भी प्रकार के इम्पर्सनेशन को रोकने के लिए, यानी कि कोई दूसरा कैंडिडेट अपीयर ना हो सके किसी जेन्युइन कैंडिडेट के बदले, तो ये सब इंतज़ाम किए जाते हैं। और जो उसके अलावा भी और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी जानकारी नीट एग्ज़ाम के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में पहले ही दे दी जाती है कि आपका ड्रेस कोड क्या है, क्या ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। गर्मी का मौसम है तो आपको हल्के ड्रेस पहन कर आने हैं, फुल स्लीव नहीं पहनने हैं, हाफ स्लीव पहन कर आने हैं, जूते नहीं पहन कर आने हैं, आप सैंडल फ्लोटर पहन कर आ सकते हैं। तो ये यानी सब तो कि निशांत ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से फूल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, उसके लिए तमाम इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं ताकि सही तरीके से एग्ज़ाम हो सके। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नीट पीजी की जो परीक्षा स्थगित की गई है उसके पीछे क्या कुछ कारण है? जी देखिए, नीट पीजी परीक्षा जो स्थगित हुई है वो एक एहतियात के तौर पर, एक प्रिकॉशनरी मेज़र के तौर पर इसको स्थगित किया गया है।
एक जो परीक्षा की तैयारियों की एक बारीकी से समीक्षा की जाएगी। ये परीक्षा जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित नहीं करती है। ये परीक्षा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित की जाती है, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड है, वो इसका आयोजन करती है। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायत आई है, जिसमें कि नीट यूजी की भी परीक्षा है, उसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, जिस वजह से यूजीसी नेट परीक्षा को भी 18 जून को परीक्षा हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द करना पड़ा था। उसके अलावा एहतियातन जो CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया, जो कि 25 से 27 जून के बीच होनी थी। इसी कड़ी में ये जो नीट पीजी की परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। परीक्षा की जो प्रोसेस है उसकी बारीकी से एक बार समीक्षा कर ली जाएगी कि कैसे एक फुल प्रूफ और लीकेज प्रूफ एक परीक्षा हम संचालित कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, कोई भी पेपर लीक जैसी कोई 0% भी जिसकी संभावना न रहे। तो वो एक बार जब सुनिश्चित हो जाएगी तो जल्द ही जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वो नई तारीखों का ऐलान कर देगा और जल्द ही ये नीट पीजी की परीक्षा भी आयोजित होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी, आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे, रोकथाम के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए शादी के समय और गर्भधारण के बाद अपनी सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर करवाइए। साथ ही साथ अगर आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या विशेष अभियान शिविरों में जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य कराएं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त समृद्ध भारत बनाएं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भृतहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईईए की जगह लेंगे। इन नए कानूनों में क्या खास है, आपको दिखाते हैं। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलावों की बात करें तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
दरअसल इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मॉनसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं आईपीसी सीआरपीसी से कितने अलग हैं ये नए कानून। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, वहीं आईपीसी में 511 धाराएं थी। सीआरपीसी की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून आईईए में 166 से थोड़ी अधिक है। नए कानूनों में किए गए बड़े बदलावों में से राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाकर देशद्रोह को लाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के कारण होने वाले कृत्यों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सजा के प्रावधान को भी और सख्त कर दिया गया है। राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। लोकतांत्रिक देश है, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको नए कानूनों में हो रहे बड़े बड़े बदलावों के बारे में संक्षेप में बताया है। आगे चलकर इनके बारे में हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में एक एक कर विस्तार से भी बताएंगे। तो नए कानून के बारे में हमारी रिपोर्ट को लगातार देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन की समीक्षा और पार्टी के हार का कारण का पता लगाने के लिए आज लखनऊ में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में बसपा के यूपी समेत विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मायावती 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की तैयारी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। पार्टी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा खराब रहा और इस साल लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। आपको बता दें कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएलवी के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी और लैंडिंग प्रयोग एलईएक्स में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके आरएलवी एलईएक्स यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफायती बनाने में कारगर हो सकता है। पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में मदद भी कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतरने के लिए तैयार किया गया है। जीएसटी परिषद में आम करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले हुए हैं। जीएसटी परिषद में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही पूरे देश में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। और ज़्यादा ब्यौरा जो है आप इस रिपोर्ट में देखिए।
राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बा बंद दूध पर जीएसटी की दर को 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम होकर अब 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर अब 12% की जीएसटी दर होगी। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे नया जीएसटीआर 1A फॉर्म में नई जानकारियां देने का विकल्प होगा। 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को सालाना रिटर्न जीएसटीआर 9 या 9A भरने से छूट दी गई है। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए के आईटीसी धोखाधड़ी का मामला सरकार के संज्ञान में आया था। ऑनलाइन में जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक हो रही है, होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, in a matter of 15-20 minutes all paperwork is done and registration हो जाता है नया कंपनियों का। बड़ी तादाद में जीएसटी नोटिस भेजने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने केवल 2% से भी कम टैक्स पेयर्स को ही नोटिस भेजा, जिनकी संख्या 1,14,000 के करीब है। I want to be clear on this. Our intention is to make it easier, simpler, less cumbersome. And sooner that we talk of more and more ease of doing business, we'll follow that. And that is proven by this data, that as of 31st December 23, only 1.96% of these assessees have been sent a notice. वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार शुरू से ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सभी राज्यों को मिलकर लेना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दरों में विसंगति को दूर करने के लिए बनी मंत्रियों के समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी दरों पर इस समूह की सिफारिशों पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। राज्यों में चुनाव के बाद अब जीएसटी परिषद में 11 नए वित्त मंत्री इस 53वीं बैठक का हिस्सा बने। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुंबई में मॉनसून थोड़ा थमने के बाद अब फिर से सक्रिय हो गया। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ महीनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है, तो वहीं बारिश के बाद मुंबई में मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। बारिश ने मुंबई समेत उपनगरों में दस्तक दे दी है। और जम्मू कश्मीर के उरी के गोहलान इलाके में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को उरी सेक्टर में घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया गया था। आपको बता दें कि 2 आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया।
प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमिट बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठा और अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यापक आंदोलन शुरू किया था। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान शुरू किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।